एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसएससी क्लास 10 स्टैंडर्ड का साइंस 1 टेक्स्ट बुक का 4th चैप्टर। आज इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें बात करेंगे सारे सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स की। जो न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड दिए हुए हैं लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, उनके बारे में बात करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अभी ये हीटिंग इफेक्ट होती क्यों है ये हमने पढ़ा, लेकिन वो हीटिंग इफेक्ट कहां यूज होगी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, कोई नया बच्चा अगर देख रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला न्यूमेरिकल क्या बोलता है, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, अ 6 मीटर लॉन्ग वायर मेड फ्रॉम एन एलॉय नाइक्रोम। ये जो वायर है ये कितने मीटर की है? 6 मीटर की है। और किस चीज की बनी हुई है? एलॉय नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है वो निकल एंड क्रोमियम के मिक्सचर से बनता है। निकल, क्रोमियम, नाइक्रोम, ठीक है। एंड दिस वायर इज शेप्ड इनटू अ कॉइल एंड गिवन फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। ये वायर का वो लोग ने शेप क्या बनाया है? कॉइल के शेप में रखा है। कॉइल मतलब क्या भाई? स्प्रिंग जैसा शेप होता है। ये दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं कॉइल, ठीक है। अब ये लोग ने बोला है इसका रेजिस्टेंस है 24 ओम्स। 6 मीटर का वायर है, कॉइल बना दिया है, 24 ओम इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये लोग ने क्या बोला? कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप्ड इनटू अ कॉइल। मतलब ये 6 मीटर के वायर को काट कर वो लोग ने क्या बना दिया? 3 मीटर का बना दिया। और इस वायर का भी वो लोग ने क्या बना दिया है? कॉइल बना दिया, स्प्रिंग के शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो अब सवाल ये है, हीट कहां ज्यादा प्रोड्यूस होगी, 6 मीटर के वायर में या 3 मीटर के वायर में? सवाल समझ रहे हो? अब आपको एक बात बताता हूं, देखो 6 मीटर के वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम्स। रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप लेंथ कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आपने लेंथ हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 6 मीटर का रेजिस्टेंस अगर 24 ओम्स है, उसका मैंने अगर 3 मीटर का वायर बनाया तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, 12 ओम्स का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। काफी सिंपल है यहां तक आपको। अभी for getting energy, the two ends of the wire are connected to a source with a potential difference of 220 volts। मतलब हीट अभी प्रोड्यूस करनी है तो मुझे सोर्स देना पड़ेगा, एक एनर्जी का सोर्स। तो वो लोग ने सर्किट कनेक्ट किया है एंड जो अपना सोर्स है वो, उसका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट्स का है। अब करंट पास करेंगे तो भाई क्या होगा? हीट जनरेट होगी। एंड अपने को ढूंढना क्या है? हीट कहां ज्यादा जनरेट हो रही है, 6 मीटर में या 3 मीटर में? सवाल समझ गया? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। गिवन डेटा लिख देंगे सबसे पहले। फॉर 6 मीटर लेंथ, 6 मीटर का जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 24 ओम्स। एंड 3 मीटर का जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 12 ओम्स। ये हमने बोला आपको कि अगर आप आधा कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। एंड अपना वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया है? 220 वोल्ट्स का, ठीक है। गिवन हो गया। अभी ढूंढना क्या है मेरे को? टू फाइंड पावर। पावर कहां ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, 6 मीटर में या 3 मीटर में? ये हमें ढूंढना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे भाई? देखो, पावर के मेरे पास 3 फॉर्मूला है। इसमें से सबसे करेक्ट फॉर्मूला कौन सा रहेगा? मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास रेजिस्टेंस है, 24 एंड 12 दिया हुआ है ना, एंड मेरे पास वोल्टेज है। तो रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, इन दोनों से मिलता हुआ फॉर्मूला कौन सा है भाई? थर्ड फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको हम यूज करेंगे भाई। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। केस वन 6 मीटर के कॉइल के लिए क्या रहेगा भाई? वी स्क्वायर, वी क्या है अपना? 220, तो 220 का स्क्वायर लगा देंगे अपॉन आर। आर कितना है? 24 ओम्स। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? पावर इज इक्वल टू 220 इंटू 220, स्क्वायर है ना, अपॉन 24। काटेंगे थोड़ा, चलिए काटते हैं। 2 से कट करेंगे भाई तो 2 12 जा एंड 2 110 जा 220, ठीक है। एक काटा, फिर 2 6 जा 12 एंड 2 110 जा 220, एक हो गया। एंड 2 3 जा 6 एंड 2 55 जा 110। सिंपल सा कटिंग किया है हमने। तो अब इसको हम ऐसे लिख देंगे 110 इंटू 55 अपॉन 3। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करना आपको आता होगा, थोड़ा साइड में कुछ रफ वर्क में घान करना, तो आपको आंसर आ जाएगा कुछ 6050 अपॉन 3। इसको भी काटो, खोलो, लगाओ, कटिंग करो, जो करना है करो, काट लो। तो काफी सिंपल सा आंसर आएगा, पावर इज इक्वल टू 2016.67 वॉट। ये किसके लिए है? ये 6 मीटर के कॉइल के लिए मिला। तो वैसे ही अभी हम क्या करेंगे भाई? 3 मीटर का ढूंढेंगे। चलिए
केस 2 फॉर 3 मीटर कॉइल, पावर का फॉर्मूला क्या है अपना, V स्क्वायर अपॉन R, वोल्टेज क्या है 220 वोल्ट, तो लगा दो स्क्वायर, रेजिस्टेंस आधा हो जाता है तो कितना होएगा 12 ओम्स, तो इसको वैसे लिख देंगे 220 इंटू 220 अपॉन 12, काटो 2 6 जा 12, 210 जा 220, वापस कर 2 3 जा 6, 210 जा 220, कुछ नहीं किया, कटिंग की है। अभी 110 इंटू 110 अपॉन रहेगा 3, 11 इंटू 11 कितना होता है 121, एंड आगे 2 जीरो लगाने हैं, तो भाई पावर इज इक्वल टू 12100, 110 इंटू 110, 12100 अपॉन 3, काटो खोलो लगाओ कटिंग करो, जो करना है करो, आंसर आ जाएगा आपको 4033.33 वॉट। अब ज्यादा कहां पे पावर कंज्यूम हो रहा है, जब वायर 6 मीटर का था कॉइल तब 2016 वॉट कंज्यूम हो रहा था, जब कॉइल 3 मीटर का है तो 4000 वॉट कंज्यूम हो रहा है, तो ज्यादा कहां कंजम्पशन हो रहा है 3 मीटर के कॉइल में। हेंस मोर हीट विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर कटिंग द वायर इनटू हाफ एज द पावर कंजम्पशन इंक्रीजेस। इसका आप सिंपल एक रीजन ऐसे समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर मैं रेजिस्टेंस कम कर दूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम हो गया ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ज्यादा पावर कंज्यूम हो रही है, एंड ज्यादा पावर कंज्यूम होगी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने वाली है। तो हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस अगर जितना कम हो जाता है पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा एंड हीट जनरेशन उतनी ज्यादा होगी। सिंपल है भाई, 6 मीटर में कम पावर कंज्यूम हो रही है, 3 मीटर में ज्यादा कंज्यूम हो रही है। ये हो गया अपना पहला न्यूमेरिकल, आई होप समझ में आया। चलिए अगला वाला देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल देखो भाई क्या बोल रहा है, अ सेल इज कनेक्टेड टू अ 9 ओम रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है भाई वो कितना है 9 ओम्स का है, उसको मैंने लगा दिया सेल। काफी टट्टी सा सम है, बहुत ईजी है, देख लो एक बार। बिकॉज ऑफ विच हीट ऑफ 400 जूल्स इज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब भाई करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो हीट जनरेट हो रही है, कितनी जनरेट हो रही है 400 जूल्स पर सेकेंड। तो याद करना 400 जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड क्या होता है वॉट, तो पावर दिया हुआ है 400 वॉट, 400 जूल्स पर सेकेंड इज 400 वॉट, सिंपल। अब हमें ढूंढना क्या है, ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। मतलब वो जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका वोल्टेज कितना है ये मुझे ढूंढना है। एकदम टट्टी, एकदम बचकांड सम है। सॉल्यूशन देखो, गिवन डेटा क्या दिया है मेरे को, रेजिस्टेंस बताया है 9 ओम्स का एंड पावर कंजम्पशन बताई है 400 वॉट की, ठीक है। ढूंढना क्या है मेरे को, वोल्टेज ढूंढना है मेरे को, पोटेंशियल डिफरेंस वो बैटरी का कितना है वो ढूंढना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखिए भाई 3 फॉर्मूला अवेलेबल है। मेरे पास रेजिस्टेंस है, मेरे पास पावर है एंड मुझे वोल्टेज ढूंढना है। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज पावर वाला फॉर्मूला कौन सा है, थर्ड फॉर्मूला, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वही यूज करेंगे। लगा देते हैं सॉल्यूशन। पावर कितना है 400 वॉट, ठीक है, 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे अपॉन आर, आर कितना है 9 ओम्स, लगा देंगे नीचे। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 9 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 4 9 का कितना होता है 36 एंड उसके आगे 2 जीरो लगाओ, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, 3600, तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3600। अभी इसका रूट क्या रहेगा भाई, 6 6 36 होता है, तो 60 इंटू 60 कितना होएगा 3600, तो इसका रूट क्या मिलेगा मेरे को, v इज इक्वल टू 60 वोल्ट्स। एकदम सिंपल, काफी टट्टी कैलकुलेशन था। फाइनल आंसर लिख दो नीचे, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 60 वोल्ट्स, ठीक है। चलो आगे, तो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या बोलता है। एन इलेक्ट्रिकल आयन यूजेस अ पावर ऑफ 1100 वॉट व्हेन सेट टू अ हायर टेम्परेचर। मतलब जब हाई टेम्परेचर सेटिंग पे रखा है, देखो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो कितना पावर कंज्यूम हो रहा है 1100 वॉट, 1100 वॉट। एंड इफ इट इज सेट टू अ लोअर टेम्परेचर, लो सेटिंग पे अगर मैं रखूं लो टेम्परेचर, तो कितना पावर कंज्यूम हो रहा है 330 वॉट। अभी इस्त्री में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, यहां पे सिर्फ 2 सेटिंग बताइए, हाई सेटिंग लो सेटिंग। हाई सेटिंग पे कितना पावर है 1100 वॉट है, लो सेटिंग पे कितना पावर कंजम्पशन है 330 वॉट है, ठीक है। हमें ढूंढना क्या है, ध्यान से सुनना, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस फॉर द टू सेटिंग। मतलब अगर हाई सेटिंग पे रखा है, हाई पावर कंजम्पशन पे, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब I1
एंड कितना रेजिस्टेंस है मतलब R1, तो I1 R1 ये ढूंढना है। एंड अगर लो सेटिंग पे रखा है तो कितना करंट फ्लो होगा I2 एंड कितना रेजिस्टेंस होगा R2। तो ये चार चीजें मुझे ढूंढनी है, I1 R1 I2 R2, ठीक है। एंड एक लास्ट चीज वो लोग ने क्या बताई है, द आयन इज कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स, वोल्टेज दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया, थोड़ा सा लंबा है सॉल्यूशन लेकिन काफी इजी है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं गिवन डेटा क्या बोलता है हमें। P1 मतलब क्या, पावर कंजम्पशन फॉर हाई सेटिंग कितना है 1100 वॉट, एंड P2 पावर कंजम्पशन फॉर लो सेटिंग कितना है 330 वॉट। वोल्टेज भी दिया हुआ है 220 वोल्ट्स। हमें ढूंढना क्या है, चार चीजें, I1 I2 R1 R2, दोनों सेटिंग्स के लिए करंट एंड रेजिस्टेंस मेरे को ढूंढना है। अभी फॉर्मूला हम दो यूज करेंगे यहां पे, देखो करंट ढूंढने के लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI, एंड रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए यूज करेंगे P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो ये दोनों फॉर्मूलाज को हमें यूज करना है, एक एक करके करते हैं। सॉल्यूशन, केस वन फॉर हाई सेटिंग, हाई पावर कंजम्पशन, देखो P इज इक्वल टू VI, करंट ढूंढना है। तो इस फॉर्मूला में P रहेगा P1, I रहेगा I1। इस फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V, ऐसा लिख सकता हूं मैं। तो अभी मेरे को बताओ, I1 इज इक्वल टू P1 कितना है भाई अपना 1100 है, एंड V कितना दिया हुआ है 220 दिया हुआ है। इसको डायरेक्टली 11 से कट करेंगे तो 11 20 जा 220 एंड 11 100 जा 1100। तो भाई 20 से कट करो डायरेक्ट तो 21 जा एंड 25 जा 100, ठीक है। तो भाई I1 क्या मिल गया आपको 5 एम्पियर, ये I मिला। अभी R भी ढूंढना है तो फॉर्मूला लगाइए, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। P रहेगा P1, R रहेगा R1, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे तो R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P मिलेगा, V स्क्वायर अपॉन P। V कितना है 220 का स्क्वायर एंड P कितना है 1100 वॉट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 1100। 0 0 काटो, 0 0 काटो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो करो वो R1 इज इक्वल टू 2 इंटू 22, काफी सिंपल, कितना होता है 44। तो R1 मिल गया आपको 44 ओम्स। I1 भी मिल गया, R1 भी मिल गया। तो वैसा ही सेम टू सेम अपना रहेगा केस 2। पावर कंजम्पशन कितना है 330 वॉट, P इज इक्वल टू VI, रीअरेंज कर दो भाई तो I2 इज इक्वल टू क्या आएगा P2 अपॉन V। तो I2 इज इक्वल टू P2 कितना है 330 अपॉन V कितना है 220, 0 0 काट दो, 11 से कट करेंगे 11 2 जा 11 3 जा, तो I2 3/2 कितना होता है भाई 1.5, सिंपल सा कटेंगे तो 1.5 एम्पियर। ये मिल गया अपने को करंट फॉर लो सेटिंग। तो वैसा ही रेजिस्टेंस ढूंढना है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, रीअरेंज करो तो क्या मिलेगा R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P2। V स्क्वायर क्या है 220 का होल स्क्वायर एंड P2 कितना है 330। तो R2 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 लिखेंगे अपॉन 330, 0 0 काटो, 11 से कट करेंगे 11 3 जा एंड 11 20 जा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा। R2 20 इंटू 22 करोगे तो आपको आएगा 440 अपॉन 3, इसको काटो खोलो लगाओ कटिंग करो थोड़ा प्यार से, तो R2 का वैल्यू मिलेगा 146.67 ओम्स। तो हमने दोनों सेटिंग के लिए करंट भी ढूंढा एंड रेजिस्टेंस भी ढूंढा। तो फाइनल आंसर लिख देंगे, देखिए अगर पावर 1100 वॉट है तो करंट कितना रहेगा 5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस रहेगा 44 ओम्स। अगर पावर है 330 वॉट तो करंट रहेगा 1.5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस रहेगा 146.67 ओम्स। तो यहां पे भी अगर आप देखो तो हाई पावर कंजम्पशन में रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो पावर ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। एंड सेकंड लो सेटिंग में देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर कम कंज्यूम हो रही है। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया है कंसेप्ट, न्यूमेरिकल भी समझ में आया है। चलिए लास्ट वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू अ होम सर्किट। हमारे पास एक बल्ब है टंगस्टन का और उसको हमने सर्किट में लगाया हुआ है। द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एट 220 वोल्ट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज दिया हुआ है घर का 220 वोल्ट्स है, ठीक है। When switched on, a current of 0.45 एम्पियर flows through the bulb.
जब हमने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.45 एम्पियर और बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो हमें ढूंढना क्या है? व्हाट मस्ट बी द पावर ऑफ द बल्ब। बल्ब का वॉटेज पूछा है, कितना पावर कंजम्पशन है। एंड इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 10 आवर्स, अगर 10 घंटे के लिए मैंने वो बल्ब को जलाया तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड। मतलब क्या ढूंढना है? पावर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स। 10 घंटे में कितनी एनर्जी, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। स्टोरी समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन डेटा भाई क्या क्या बताया है। पहला तो बोला है वोल्टेज, घर का वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट्स, एंड करंट कितना पास हो रहा है 0.45 एम्पियर। एंड वो लोग ने बताया है कि 10 घंटे तक बल्ब को जलाना है, मतलब टाइम बताया है। टाइम कितना है? 10 आवर्स। ठीक है, मेरे को ढूंढना क्या है? मेरे को ढूंढना है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स। 10 घंटे तक बल्ब को जलाओ तो कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, ये ढूंढना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? देखिए, पावर ढूंढना है, मेरे पास वोल्टेज भी है, मेरे पास करंट भी है, तो P इज इक्वल टू वी आई। काफी सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, P इज इक्वल टू वी आई। इसमें से मेरे को पावर मिल जाएगा एंड टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होता है? पावर इनटू टाइम। मतलब जो पावर है वो कितने टाइम तक यूज हो रही है, तो पावर इनटू टाइम विल बी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। सिंपल। तो ये दो फॉर्मूला यूज करने हैं, P इज इक्वल टू वी आई एंड एनर्जी का रहेगा P इंटू टी। ठीक है, लगा लेते हैं सॉल्यूशन। देखो भाई, P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज कितना दिया है 220, आई कितना दिया हुआ है करंट 0.45। मल्टीप्लाई करना, प्यार से करना, अच्छे से करना, तो आपको आंसर मिलेगा 99 वॉट। ये मिल गया वॉटेज ऑफ द बल्ब। बल्ब का पावर कंजम्पशन कितना है? 99 वॉट है। अभी एनर्जी कितना बोला है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पावर इंटू टाइम। तो 99 वॉट इंटू 10 आवर्स करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 990 वॉट आवर। तो इसको हम थोड़ा ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं 990 WH वॉट आवर। फिर आपको मैंने एक किलो वॉट आवर का भी कंसेप्ट बताया हुआ है। इसको ही अगर मैं डिवाइड बाय 1000 करूं, 990 अपॉन 1000, तो मुझे आंसर किलो वॉट आवर KWH में आएगा। देखिए, तो आंसर टोटल एनर्जी कंज्यूम कितना रहेगा? 0.99 KWH। अभी KWH मतलब यूनिट, एक यूनिट मतलब 1 KWH। तो हम फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे? देखो, पावर ऑफ द बल्ब कितना है? 99 वॉट है, एंड अगर उसको मैंने 10 घंटे के लिए चलाया तो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज 0.99 यूनिट। KWH मतलब यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पावर कितना है? 99 वॉट है, एंड टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रहा है? 0.99 यूनिट्स। काफी सिंपल सा समय। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो कहां पे यूज हो रहा है, आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से काम करता है, आपके घर के अंदर जो वायरिंग होती है, घर के अंदर जो सर्किट होते हैं, स्विच बोर्ड वगैरह जो होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। चलिए, अभी देखो, जो मेन सप्लाई है जहां से बिजली आ रही है, फ्रॉम दैट मेन सप्लाई द कनेक्शन इज गिवन टू अ फ्यूज। आपके बिल्डिंग में या फिर एरिया में एक बड़ा सा मीटर बॉक्स होता है, मीटर बॉक्स में ऐसे फ्यूज दिखेंगे आपको। तो जो मेन सप्लाई से बिजली आ रही है, कनेक्शन आ रहा है, वो किसको दिया जाता है? सबसे पहले फ्यूज को दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये फ्यूज है। फ्यूज में से जो वायर निकलेगी वो अब किसको कनेक्ट होगी? दैट विल बी कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर। ये मीटर दिख रहा है, मीटर का काम क्या है? ये कैलकुलेट करेगा, एक ट्रैक रखेगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। हर एक घर का अलग मीटर होगा एंड वो एक काउंट रखेगा कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है हर एक घर के अंदर। ठीक है, पहला किधर आया? फ्यूज को आया, मेन सप्लाई। फ्यूज के बाद किसको कनेक्ट हुआ? मीटर को कनेक्ट हुआ। अभी ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी मीटर। अब मीटर में से जो वायर निकलेगी वो जाएगी आपके घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। आपने घर के अंदर ऐसा एक बॉक्स देखा होगा जिसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं, इसको बोलते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। क्या बोलेंगे? मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। अभी आपके घर के अंदर ना दो सर्किट होते हैं, देयर आर 2 सेपरेट सर्किट्स यूज्ड। 2 सर्किट क्यों चाहिए सर? सुनो, एक जो सर्किट होता है
वो चलता है 15 एम्पियर के करंट रेटिंग पे। फॉर अप्लायंसेज विथ हाई पावर रेटिंग, मतलब आपके घर पे समझ लो फ्रिज है, टीवी है, इस्त्री यूज करते हो, हीटर, ओवन, एसी, तो ये जो सारे अप्लायंसेज हैं इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए अलग सॉकेट होते हैं, उनके लिए अलग सर्किट होता है जो 15 एम्पियर पे चलता है, 15 एम्पियर के करंट पे चलता है। एंड फिर एक दूसरा सर्किट होता है छोटा जो 5 एम्पियर के रेटिंग पे चलता है, और वो किसके लिए हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, लाइट लगा दिया, फोन चार्ज किया, लैपटॉप लगा दिया, इन छोटे 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 अप्लायंसेस के लिए रहेगा 5 एम्पियर का सर्किट। ठीक है, दो सर्किट समझ में आ गए, 15 एम्पियर का रहेगा और 5 एम्पियर का रहेगा। यहां तक का कनेक्शन समझ गया सारा। मेन सप्लाई से किसको आया, फ्यूज को, फ्यूज से किसको आया, मीटर को, मीटर से किसको आया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को। एंड दो टाइप का सर्किट है घर के अंदर, 15 एम्पियर का और 5 एम्पियर का। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से जो वायर निकलेंगी वो सारे सॉकेट्स होते हैं ना घर में, उनको कनेक्ट होगी। ये आपको 3 सॉकेट दिख रहा है यहां पे, देखिए अगर आपने एक सॉकेट देखा है तो उसमें 3 छेद होते हैं। कितने छेद हैं, 3। जो लेफ्ट, इसको अगर आप ओपन करके देखो तो आपको अंदर 3 अलग वायर दिखेगा ज्वाइंट किया हुआ। जो लेफ्ट वाला छेद है ना, उसमें रेड कलर का वायर कनेक्ट हुआ रहेगा, एंड वो वायर को लाइव वायर बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज फेज वायर, लाइव वायर। एंड जो राइट साइड वाला छेद है वहां पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट होती है, जो ब्लैक कलर की होती है। यूजुअली लाइव रहेगी रेड कलर की, न्यूट्रल रहेगी ब्लैक कलर की। एंड ऊपर वाला जो बड़ा वाला छेद है वहां पे रहती है ग्रीन कलर की वायर, जिसको अर्थिंग वायर बोलते हैं या फिर अर्थ वायर बोलते हैं। ठीक है, तो 3 वायर समझा, लाइव रहेगा, न्यूट्रल रहेगा और अर्थिंग वायर रहेगा, 3 वायर। चलिए अब एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूं। लाइव वायर से करंट आ रहा है, अप्लायंस में से फ्लो होगा एंड न्यूट्रल वायर से वापस जाएगा। ऐसे आप इसको इमेजिन कीजिए, ऐसे इसको समझने की कोशिश कीजिए। वहां पे भी आप देख सकते हो लाइव वायर आ रही है, ठीक है, करंट ला रही है, एंड फिर वो करंट जो वापस है वो जाएगा फ्रॉम द ब्लैक वायर, न्यूट्रल वायर से रिटर्न जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। एंड लाइव एंड न्यूट्रल के बीच में ध्यान से सुनना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज यूजुअली 220 वोल्ट्स टू 250 वोल्ट्स। अब इंडिया में चलता है 230 वोल्ट्स, तो 220 और 250 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो भी हर एक कंट्री का अलग रहेगा अपना। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई, कैसे मेन सप्लाई से आ रहा है, कहां कहां जा रहा है, एंड कनेक्शन कैसे बन रहे हैं घर के अंदर के। चलिए, तो ये हो गया डोमेस्टिक सर्किट। अभी आपने शॉर्ट सर्किट नाम का चीज सुना होगा। स्पार्किंग होती है, आग लग जाती है, बिल्डिंग में आगे लग जाती है। बारिश के सीजन में भी शॉर्ट सर्किट होने का बहुत ज्यादा चांसेस है बिकॉज ऑफ द रेन वाटर। तो ये शॉर्ट सर्किट मतलब क्या सर, ध्यान से सुनना। चलो समझ लो, मेरे पास 2 वायर हैं, बीच में बल्ब लगाया हुआ है। रेड कलर की वायर कौन सी है, लाइव वायर। ब्लैक कलर की कौन सी है, न्यूट्रल वायर। अभी लाइव में से करंट आएगा, न्यूट्रल में से वापस जाएगा, करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है, सब खुश हैं, सब ठीक है। लेकिन आपको पता है ना, वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है, रेड कलर का इंसुलेशन, ब्लैक कलर का। समझ लीजिए वो जो कवरिंग है प्लास्टिक की, वो फट गई है, स्क्रैच हो गई है, निकल गई है, खराब हो गई है, एंड गलती से लाइव एंड न्यूट्रल कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो करंट डायरेक्टली फ्लो हो जाएगा बिटवीन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर। अब करंट बल्ब में से नहीं फ्लो होगा, डायरेक्टली लाइव टू न्यूट्रल चला जाएगा। कैन आई से रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाएगा। बल्ब का काम क्या था, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। बल्ब को हटा दिया आपने, रेजिस्टेंस चला गया, रेजिस्टेंस एकदम लेस हो गया, तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा, अ वेरी हाई करंट विल फ्लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट भाई क्या होने वाला है, स्पार्क होगी, स्पार्किंग होगी, ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगी बहुत ज्यादा। एंड अगर आजू बाजू कुछ वुडन बॉक्स है, लकड़े का है, तो भाई लग जाएगी उसमें आग। तो हाई करंट कैन कॉज स्पार्किंग एंड फायर। ये होता है शॉर्ट सर्किट। सिंपल भाषा में लाइव एंड न्यूट्रल पप्पी। समझ में आ गई बात। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। चलिए तो 2 बातें कर लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड वो क्या काम करने वाला है। देखिए, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट्स द सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट। मतलब ये जो फ्यूज है वो आपके घर के अप्लायंसेस जो हैं, टीवी है, फ्रिज है, इन सारी चीजों को एक्सेस करंट से बचाने वाला है। कैसे बचाएगा, ध्यान से सुनना। फ्यूज का जो बाहर का बॉडी होता है वो बनता है पोर्सलेन का। पोर्सलेन इज एन इंसुलेटर, कांच के जैसा होता है।
एंड इस फ्यूज के अंदर एक वायर होती है विच इज मेड अप ऑफ लेड एंड टिन। एक वायर है बीच में लेड एंड टिन के, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है। ठीक है, सिंपल है बात। ये मेन सप्लाई है मेरा, मेन सप्लाई से वायर कनेक्ट हुआ है फ्यूज को, एंड फ्यूज में से जो वायर जा रहा है वो है टीवी को। ठीक है, अभी मेरे को बताओ मेन सप्लाई का वोल्टेज कितना रहेगा? 220 वोल्ट का सप्लाई रहेगा। करंट फ्लो हो रहा है, फ्यूज में से जा रहा है एंड टीवी में जा रहा है, टीवी चल रहा है। कोई तकलीफ है? नहीं है भाई। लेकिन मान लेते हैं टीवी में कुछ गड़बड़ हो गई, वायर वायर कहीं पे फट गया है, खराब हो गया है, लाइव न्यूट्रल कांटेक्ट में आ गए, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। टीवी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, गड़बड़ हो गई है, तो कैन आई से वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टीवी के अंदर फ्लो होने लगेगा। बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा टीवी के अंदर, भाई आग लग सकती है टीवी के अंदर, इतनी हीट जनरेट होगी, स्पार्क होंगे, टीवी तो खराब हो गया। तो ऐसे टाइम पे टीवी को बचाऊं कैसे? फ्यूज क्या करेगा, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि बहुत सारा करंट फ्यूज तक आया। अब जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होने वाली है, एंड मैंने आपको बताया फ्यूज का जो वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट है लो। तो अगर उतना ज्यादा करंट मेन सप्लाई से आता है तो फ्यूज का वायर जो है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो सर्किट यहीं पे ब्रेक हो गया, करंट टीवी तक पहुंचा ही नहीं, टीवी खराब हुआ नहीं, टीवी प्रोटेक्ट हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फ्यूज का काम क्या है? सर्किट को ब्रेक कर देना अगर बहुत ज्यादा करंट आ रहा है तो इन दिस केस द अप्लायंसेस जो भी है, टीवी है, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेस करंट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। बात समझ में आ रही है फ्यूज की? काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हीटिंग इफेक्ट का यहां देखो कैसा यूटिलाइजेशन किया है। फिर एक और चीज आपको बताता हूं, देखो ओवरलोडिंग का भी कंसेप्ट काफी सिमिलर सा है। देखिए, चलो मान लेते हैं ये है मेरी मेन सप्लाई, वायर आ रही है, वायर फ्यूज से कनेक्ट हुई है, फिर वो वायर समझ लो जा रही है मीटर में, मीटर से जाती है तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, एंड वहां से जाती है टीवी में। मेन सप्लाई से करंट आ रहा है, टीवी में जा रहा है, टीवी चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने चालू किया फ्रिज, मेरे को बहुत खुजली था, तो अभी मेन सप्लाई जो है वहां से ज्यादा करंट आएगा, एंड वो करंट डिवाइड होकर टीवी में भी जाएगा, फ्रिज में भी जाएगा। फिर मेरे को और खुजली है तो मैंने इस्त्री भी लगाया, इस्त्री का भी पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो मेन सप्लाई से और ज्यादा करंट आएगा, वो डिवाइड होकर टीवी में जाएगा, फ्रिज में जाएगा और इस्त्री में जाएगा। अब एक बात याद रखना, जितना ज्यादा करंट मेन सप्लाई से लेंगे उतना ज्यादा फ्यूज गर्म होएगा, एंड अगर फ्यूज बहुत गर्म हो गया तो क्या होता है भाई? मेल्ट हो जाता है। तो मेरा खुजली कम नहीं है, मैंने लगाया एसी, तो भाई और करंट आया, इतना करंट आया, इतनी हीट आई, फ्यूज मेल्ट हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, सारे अप्लायंसेस बंद हो गए। है ना? बंद क्यों होने चाहिए यार, चलने दो ना। फ्यूज ऐसा क्यों किया फ्यूज ने? तो देखो, अगर फ्यूज ब्रेक नहीं होता तो क्या होता? वो सारा करंट मेन वायर में आ जाता, और मेन वायर इतनी गर्म हो जाती कि उसके ऊपर का जो प्लास्टिक का इंसुलेशन है वो मेल्ट होने लगेगा, एंड वहां लग सकती है आग। तो आपके घर के वायरिंग के अंदर आग ना लग जाए बिकॉज ऑफ हाई करंट, दैट इज वाई ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए फ्यूज लगाया हुआ है। बात समझ रहे हो? ओवरलोडिंग मतलब क्या? बहुत सारा करंट तुम्हारे मेन वायर में आ गया और लग गई आग, तो वो प्रिवेंट करने के लिए फ्यूज लगाया हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे भूल सकते हैं भाई? इसका बेसिक प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ही तो है। तो ये बल्ब क्या चीज है? देखिए, सबसे पहले उसके अंदर एक फिलामेंट होती है जो किसकी बनती है? टंगस्टन की बनती है। टंगस्टन जो है ना भाई, इट इज ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना ज्यादा होता है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट? 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना ही गर्म कर लो भाई, मेल्ट होने वाला नहीं है। एंड बल्ब के अंदर हवा नहीं होती है, बल्ब के अंदर या तो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, या तो नाइट्रोजन गैस डालते हैं, या फिर आपने आर्गन सुना है, नोबल गैस होती है, उसको डाला जाता है। तो इन सारी गैसेस को अंदर क्यों डालना है भाई? टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। मान लो अगर अंदर ऑक्सीजन है तो टंगस्टन जैसे ही इतना ज्यादा हीट अप होगा, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा, टंगस्टन को खराब कर देगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसको मुझे नहीं होने देना है। तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन या तो आर्गन डालेंगे। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा भाई, बल्ब जलेगा,
एंड जैसे ही बल्ब जलता है हीट भी रेडिएट होने वाली है। आप कभी टच कर लेना बल्ब को जले हुए, इतना गर्म होता है, जो चटका लगता है ओहो मजा आ जाए। तो ये जो फिलामेंट होती है ना वो कैसी दिखती है, देखिए बल्ब के अंदर की फिलामेंट इज अ कॉइल्ड कॉइल, मतलब वो ऑलरेडी कॉइल थी, उसको और कॉइल किया हुआ है, डबल कॉइल्ड, कुछ इस तरह से स्प्रिंग था उसको ही वापस कॉइल किया हुआ है, तो इट इज अ कॉइल्ड कॉइल। टंगस्टन का बना हुआ है, हाई रेजिस्टेंस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, स्विच ऑन कीजिए, जो गर्मी मिलेगी जो लाइट मिलेगी चुम्मा, ठीक है। कुछ इसी तरह से भाई हमारा चलता है इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर अगर आप देखते हो तो उसका बाहर का जो बॉडी है वो बनता है माइका का। माइका इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, सारी हीट को अंदर रखेगा, बाहर जाने नहीं देगा। एंड इसकी भी जो कॉइल है इट इज ऑफ हाई रेजिस्टेंस, आप करंट पास कीजिए, हीट जनरेट होगी, एंड वही तो इसका काम है, हीटर है, हीट जनरेट करेगा, सिंपल। तो ये हो गए सारे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हमने सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स भी देखे, हमने अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स भी देखे। तो यहां हमारा हीटिंग इफेक्ट आई होप काफी अच्छी तरह से समाप्त हुआ है, आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना इफ यू आर न्यू टू द चैनल। एंड भाई दुनियादारी की बातें हो गई तो एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच।